नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अन्नपूर्णा माता के 17 दिवसीय महाव्रत अनुष्ठान का हुआ शुभारंभ। गंगोत्री विहार कॉलोनी के घरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आई दरारों के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने दिया धरना। नवनिर्वाचित दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इंजीनियर अशोक यादव पत्रकारों से हुए मुखातिब। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। अन्नपूर्णा माता के 17 दिवसीय महाव्रत अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया। अन्नपूर्णा मंदिर में 17 दिवसीय महाव्रत अगहन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से यानी बुधवार से शुरू हो गया। माता के दरबार में धागा पाने वालों की कतार लगी रही। ये महाव्रत 17 वर्ष 17 महीने 17 दिन का होता है। परंपरा के अनुसार इस व्रत के प्रथम दिन प्रातः मंदिर के महंत स्वयं अपने हाथों से 17 गांठ के धागे भक्तों को देते हैं। माता अन्नपूर्णा के इस महाव्रत में भक्त 17 गांठ वाला धागा धारण करते हैं। इसमें महिलाएं बाएं व पुरुष दाहिने हाथ में इसे धारण करते हैं। इसमें अन्न का सेवन वर्जित होता है। केवल एक वक्त फलाहार किया जाता है, वो भी बिना नमक का। 17 दिन तक चलने वाले इस अनुष्ठान का उद्यापन 9 दिसंबर को होगा। उसी दिन धान की बालियों से मां अन्नपूर्णा के गर्भगृह समेत मंदिर परिसर को सजाया जाता है और प्रसाद स्वरूप धान के बाली आम भक्तों में वितरित की जाती है। मान्यता है कि पूर्वांचल के किसान अपनी फसल की पहली धान की बाली मां को अर्पित करते हैं और उसी बाली को प्रसाद के रूप में दूसरी धान की फसल से मिलाते हैं। वे मानते हैं कि फसल में बढ़ोतरी होती है। महंत शंकरपुरी जी महाराज ने कहा कि माता अन्नपूर्णा के व्रत पूजन से अन्न धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। आज आश्विन मास की पंचमी है और पंचमी से माता अन्नपूर्णा का व्रत होता है। 17 दिन का व्रत होता है। कोई अपनी किसी प्रकार की मनोकामना रखता है तो निश्चित पूर्ण होती है। जब कोई व्रत करिए, कोई अनुष्ठान करिए तो निश्चित है कि कोई मान्यता अपने मन में रखना चाहिए और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की आप मान्यता रखेंगे तो निश्चित है कि सफलता मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये 17 दिन का व्रत है। 17 गांठों का होता है, 17 धागा होते हैं, 17 धूप से, 17 अड़हुल के फूल से, 17 चावल से, हल्दी से, रोरी से, 17 जो विधि विधान से होती है वो पूजा होती है। 17 दिन तक चलती है। एक कथा है, उस कथा का पारण किया जाता है। सुबह के टाइम लोग कथा सुनते हैं और माता की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और व्रत का प्रारंभ हो जाता है आज से। ये चलेगा 17 दिन तक। तो इस चंपा छठ पड़ेगी 9 दिसंबर को, तो उस दिन पूर्ण होगा व्रत और उसी दिन समापन होगा और उसी दिन माता धान का श्रृंगार होगा। नई बालियाँ आती हैं जो पूर्वांचल के तमाम किसान होते हैं अपने खेतों से लाते हैं और इन बालियों को माता को अर्पित करते हैं। उससे माता का श्रृंगार होता है। उसी नए चावल से भोग लगता है, वही भक्तों में बांटा जाता है। उससे लोगों का व्रत जब पूर्ण हो जाता है तो उससे पारायण करते हैं तो व्रत समाप्त होता है। तो ये ऐसी यहाँ की मान्यता है। और जो चावल है उसको अपने घर में ले जाके रखते हैं, धान को रखते हैं और किसान भाई ले जाके कहीं अपने खेतों में छींटते हैं तो किसी प्रकार का रोग नहीं लगता और निश्चित कि रोग लगता है तो थोड़े रूप में स्वरूप में वो विघ्न बाधा के रूप में खत्म हो जाता है और निश्चित है कि फसल में वृद्धि होती है। ऐसी यहाँ की मान्यता चली आ रही है और ये व्रत करने से निश्चित है कि आपके यहाँ निश्चित है कि वृद्धि होगी, सुख संपत्ति प्राप्त। काशी वाराणसी का निवासी हूँ। मैं पिछले 15 वर्षों से माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से जैसा कि शास्त्रों में लिखा है ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है। इससे अन्न धन और किसी भी प्रकार की मुझे कोई भी सुख की कमी नहीं हुई है और मुझे भगवती माँ अन्नपूर्णा ने सब कुछ दिया है। कितने दिन तो चलता है ये व्रत? ये व्रत 17 साल तक चलता है। इस व्रत को 17 दिन तक किया जाता है और 17वें दिन ये कृष्ण पक्ष की पंचमी को स्टार्ट हो करके माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समापन होता है। उस दिन 17 तरह के मिष्ठानों का भोग लगाया जाता है, अन्न का।
और 17 ही वर्ष तक ये व्रत भी किया जाता है। गंगोत्री विहार कॉलोनी के घरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आई दरारों के विरोध में स्थानीय नागरिक धरने पर बैठे। लंका थाना अंतर्गत गंगोत्री विहार कॉलोनी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कारण गंगा के पास बसी कॉलोनी पर संकट उत्पन्न हो गया है, जिसका कॉलोनी वासी पिछले 2 दिनों से विरोध कर रहे थे, परंतु आज सैकड़ों की संख्या में स्थानीय महिला व पुरुष प्लांट पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, हम लोग तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर के अनुरोध पर BHOIT की जांच टीम मौके पर पहुंची तथा उन्होंने बारीकी से चीजों को समझा तथा निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारी चीजों को हम लोगों ने समझा है तथा जल्द ही इस समस्या का निराकरण निकाल दिया जाएगा। वहीं स्थानीय नागरिक अभी भी धरने पर बैठे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि प्लांट की वजह से समस्या नहीं उत्पन्न हुई है, बल्कि गंगा में आए बाढ़ के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। हालांकि नागरिकों का कहना है कि हम लोग दहशत में हैं और घर के बाहर सोने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ लोग तो घर छोड़कर अपने सामान को दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं। अभी भी कुछ घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। तो जो प्रॉब्लम आपने देखा है उसी के इंस्पेक्शन के लिए बुलाया था, तो उसी के संदर्भ में हम लोग गए थे। किसने आपको बताया कि आपको यहाँ करना है? पल्लू जी, ये पल्लू जी ने हमें पत्र दिया है। अच्छा। उसके संदर्भ में हम लोग आए। आप लोग कहाँ से आए हैं? IIT BHU से। तो पहली नज़र में क्या लग रहा है, क्या ये तो हम थोड़ा सा और भी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके इंजीनियरिंग पैरामीटर्स बहुत होते हैं, तो वो सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा हम देंगे उनको। ये क्या समस्या अचानक से आ गई है और सवाल उठ रहे हैं आपके विभाग के ऊपर में कि रिटेनिंग वॉल या जो पक्काकरण किया जाना था वो नहीं कराया गया, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, प्लांट तो 6 महीने से चल रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ है कि अभी ये शुरू हो गया। प्लांट जो है 31 मार्च से चल रहा है ये वाला। कोई समस्या नहीं थी। हम लोग को तो यही है कि जो बाढ़ आई है, तो जब पानी रिसीड करता है तो उनका जो भी घर बने, वो कोई इंजीनियरिंग उससे तो बने नहीं है बहुत मेजर, तो वो आधे किसी ने कैसे बनाया, किसी ने अपनी मर्जी से बनाया हुआ, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है, तो उस कारण से हुआ वो क्रैक्स आए। जब पानी रिसीड किया, इस बार सितंबर एंड तक था पानी, अक्टूबर तक था, बल्कि 3-4 अक्टूबर तक पानी था। तो आपके नज़र में ये बाढ़ की वजह से हुआ है सर? हाँ। लेकिन जैसा इन लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद जिस तरह से पक्कीकरण किया जाना चाहिए था, वॉल देनी थी दोनों तरफ से, आप लोगों ने वादा किया था विभाग की तरफ से, वो चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं इस पर? नहीं, वो तो बाकी जो है वो ज़रूरत नहीं थी, इंजीनियरिंग के हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं थी। अब बाकी जो सोल्यूशन होगा वो प्रोफेसर साहब बताएंगे। अब तो अभी क्या अब इसका सोल्यूशन दिख रहा है? कब तक इन लोगों की राहत मिल जाएगी? क्योंकि कई मकान तो बिल्कुल जर्जर अवस्था में। देखिए, अब इन लोग ने जो रिक्वेस्ट की तो हम लोग ने पंप बंद कर दिया है, ठीक है, बट हमें भी प्रेशर है सरकार से आया हुआ है कि भाई गंगा में प्रदूषित पानी नहीं जाना चाहिए, तो अब जल्दी से जल्दी वो कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। पंप बंद हो गया, इसका मतलब कि वापस फिर गंगा में जा रहा है पानी? वो तो जाएगा ही, अब जब पंपिंग नहीं, क्लीनिंग नहीं होगी तो फिर। नवनिर्वाचित दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इंजीनियर अशोक यादव पत्रकारों से रूबरू हुए। बुधवार को भाजपा के बाल आयोग के नवनिर्वाचित दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इंजीनियर अशोक यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरी तरह से इसका निर्वहन करेंगे और यही वो अपना कर्तव्य समझते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी जिम्मेदारी व निष्ठा से अपने कार्य के प्रति खरा उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण का जो दायित्व दिया गया है, ये एक संवैधानिक और ये बहुत जिम्मेदारी वाली दायित्व है। इसमें हम लोगों की जो दायित्व है, जो सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं, खास तौर से जो है अपने 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए जो उनका अधिकार है, उनको अधिकार प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोग हर जगहों पे, जैसे विद्यालय है, बाल गृह है, कहीं कहीं लोग जो है भीख मांगने वाले भी बच्चे हैं। अभी कोरोना में जो बच्चे जिनके गार्जियन नहीं रहे, वो अनाथ हो गए हैं, उनके ऊपर भी बहुत सी सरकार अपनी योजनाएं लाई हैं। इस पे हम लोग को विशेष ध्यान देना, शिक्षा के पर भी विशेष तौर पे, जैसे आपका जो है RTE के तहत जो बच्चों का सरकार द्वारा स्कूलों में 25% एडमिशन की बात है, उस पर प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं, इस काम को करते हुए, चूँकि ये सरकार की योजना है और सरकार इस पे बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है, और
बस ये है कि इनके पास यदि ये जो भी इनका अपना योजना है यदि इनके तक पहुँचे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि बाल बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और उनकी जिम्मेदारी हमारी समाज का है, हमारे सरकार का है, हम सभी लोगों का है। और जहाँ तक रह गई कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता की, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ के ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, फॉलोअर हैं। हम लोगों को जो टारगेट दिया है वो करीब 1.5 करोड़ सदस्य और नया बनाना है, जिसमें हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। ऑनलाइन भी सदस्य बना रहे हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं, अपने मित्र यार दोस्त, घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, अगल बगल में सबको, मतलब एक भारतीय जनता पार्टी का जो भी अपना सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी किसके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सद्गुरु राम सिंह जी महाराज पीठ में कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में भारतीय स्वाधीनता संग्राम संघर्ष की गाथा विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पाणिनि भवन सभागार में आयोजित की गई। पीठ की निदेशिका डॉक्टर रेणु द्विवेदी ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, चौरी चौरा महोत्सव तथा गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष, सद्गुरु जगजीत सिंह जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि श्रीशदेव पुजारी रहे। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने संगोष्ठी के विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान कई विशिष्ट जन मौजूद रहे। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय स्वाधीनता संग्राम संघर्ष की गाथा इस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, जिसमें गुरु तेग बहादुर जयंती तथा सद्गुरु जगजीत सिंह जी का प्रकाश वर्ष भी मनाया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य में एक पुस्तक का भी विमोचन किया जा रहा है। स्मारिका निकल रही है, सद्गुरु संदेश, इसके प्रथम अंक का आज विमोचन किया जाएगा। पुस्तक में क्या खास है? ये स्मारिका है, पत्रिका है। इसमें हम यहाँ विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, पीठ के द्वारा जो कार्य होते हैं और जो भी होता है, उनके लेखों को, शोध पत्रों को उसमें हम संग्रहित करते हैं। क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि देश की आज़ादी के लिए हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जो अतुलनीय बलिदान दिया है, उन्हें हम पुनः पुनः स्मरण करें। सिख गुरुओं ने जो हिंदू समाज की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए बलिदान किया है, उनका हम स्मरण करते हुए, सिख और हिंदू बहुत अलग नहीं हैं, दोनों की परंपराएं एक हैं, दोनों एक ही सनातन संस्कृति के संपोषक हैं। उनके बलिदानों को स्मरण करते हुए हम लोगों में जन जागृति पैदा करें, इसी उद्देश्य को लेकर के आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। मैदागिन चौराहे पर अवैध ऑटो स्टैंड संचालित होने से क्षेत्र में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। कोतवाली थाना अंतर्गत मैदागिन चौराहे के पास अवैध ऑटो स्टैंड संचालित किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से हरिश्चंद्र कॉलेज के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है, उसके बावजूद कॉलेज के सामने अवैध तरीके से ऑटो स्टैंड बनाया गया है। प्रशासन के बार बार मना करने के बावजूद ऑटो चालक मान नहीं रहे, जिसकी वजह से मैदागिन चौराहे के आसपास के क्षेत्रों में दिन भर जाम की स्थिति लगी रहती है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान भी किया जाता है, इसके बावजूद टोटो और ऑटो चालक मनमानी करते हैं। देखिए, प्रशासन द्वारा जितनी लापरवाही है, पहली बात कि जितनी भी वाहन, मुर्देली वाहन जितनी प्राइवेट गाड़ी है, वो सबों को टौनाल में पार्किंग में खड़ा करने चाहिए, लेकिन क्या नाम है, इन पे ना कस करके वो खाली ठेला कुमचा वालों को डालने का काम किया जाता है। और हमारा निवेदन नगर निगम से भी है कि टौनाल का जो मुफ्त दाम हो वही दाम पे ले, किसी गरीब किसी व्यक्ति का पूर्ण धन से ज़्यादा उपयोग ना करें। पार्किंग का वाहन जो गाड़ी का रेट है उन लोग का बहुत महंगा है, इस पर भी थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। और जितनी भी हरिश्चंद्र से लेके मैदागिन से लेके विशेषगंज मंडी में जितनी भी दुकानदारों से वाहन लगती है, कार द्वारा ही जाम लगता है और उनको उस पर ऊपर कार्रवाई का पूरी स्टैंड में खड़ी हो जाए। जाम का समस्या हमारे विचार से बनारस में कम हो जाएगी। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? यातायात की भी लापरवाही, पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही, नगर निगम की भी लापरवाही है। नगर निगम को खाली दुकानदारी ही देखते हैं, लेकिन वाहन कहीं नहीं देखते हैं कि वाहन कहाँ पे आदमी खड़ा करते हैं। अभी सागर दवा मंडी के देख लीजिए, जितनी वाहन रोड पे खड़ी हो जाती है वो सबों को पार्किंग में खड़ा करना चाहिए। 80 घाट पर हथकरघा बुनकर वित्त पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
अस्सी घाट पर हथकरघा बुनकर वित्त पोषण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वाराणसी के बुनकर शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत किशन राव कराड़ रहे। वहीं इस दौरान अमित मीणा ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश लखनऊ में मीटिंग ली गई। यहां पर यूनियन बैंक की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया। विलुप्त होती जा रही कला को दोबारा जीवित किए जाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसमें 83 बुनकरों को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। पहली बात तो मेरे को बहुत हार्दिक खुशी है आज इस पावन नगरी में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हम सब लोग इधर आए हैं और हमने इधर पे बैंकिंग सुविधाओं का एक जायजा लिया। मंत्री जी ने कल स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी मीटिंग कंडक्ट करी लखनऊ में और आज हम वाराणसी सुबह से आए हुए हैं। तो आपने जो सवाल पूछा कि बुनकरों के लिए क्या कर रहे हैं, यूनियन बैंक की तरफ से ये एक बहुत बड़ा एक कैंप इधर पे आयोजित किया गया है, जिसमें विलुप्त होती जाती कला को दोबारा से रिजुविनेट करने के लिए एक बड़ा अहम कदम उठाया गया है, जिसमें अपन 83 बुनकरों को, ट्रेडिशनल वीवर्स को, हैंड वीवर्स को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर रहे हैं आज। उसके साथ ही हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन्स सैंक्शन कर रहे हैं। अभी हम इससे पहले एक घाट में थे जहाँ पे काफ़ी सारे प्रधानमंत्री फ्लैगशिप स्कीम्स में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के फ्लैगशिप स्कीम्स में काफ़ी लोगों को लोन वितरण किया गया। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के एज पार्ट ऑफ इट यूनियन बैंक द्वारा 100 से अधिक निशुल्क सैनिटरी पैड वितरण किए जाएंगे महिलाओं के लिए, जिससे कि हम स्वच्छ भारत अभियान का जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है उसको उस ओर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। तो कुछ एक जानकारी देना चाहूँगा। कल के स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी मीटिंग में माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और ये घोषणा करी है कि मार्च 31, 2022 से पहले इस पूरे प्रदेश में 700 नई बैंक ब्रांचेस खुलेगी और उनके साथ ही 700 नए ATMs भी इनॉग्रेट किए जाएंगे। ये मिनिमम है। वित्त राज्य मंत्री जी का निर्देश है कि ये मिनिमम करें, इससे ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रदेश है। यूपी प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है कि रूरल एरियाज़ में बैंकिंग फैसिलिटीज़ को अच्छे तरीके से पहुंचाया जाए, उसको अचीव करने के लिए वित्त राज्य मंत्री जी द्वारा कल बहुत गहन चर्चा हुई सारे बैंकर्स के। BHU अध्ययन केंद्र में संगोष्ठी आयोजित हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित अध्ययन केंद्र राहुल सभागार में शोध विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व कुलगीत के साथ हुआ। शोध संगोष्ठी का मुख्य विषय शोध प्रविधि, चुनौतियां और संभावनाएं रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी, निदेशक विज्ञान संस्थान BHU ने की। विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, सरफराज आलम, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर सुधा शर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आज शोध संगोष्ठी पर यह आयोजन संपन्न हो रहा है, जिसका विषय रखा गया है शोध प्रविधि, चुनौतियां एवं संभावनाएं। इस विषय के अंतर्गत छात्र और शिक्षकों से संवाद स्थापित करने के क्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा शोध के विविध पक्षों पर बातचीत हो रही है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के निदेशक हैं, वो मौजूद हैं। उसके साथ जूलॉजी डिपार्टमेंट BHU के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, जो बहुत ही मशहूर शोध वैज्ञानिक हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं। साथ ही प्रोफेसर सरफराज आलम, प्रोफेसर शुभ्रा शर्मा, प्रोफेसर आशुतोष कुमार, ये लोग मौजूद हैं। ये लोग हमारे भोजपुरी अध्ययन केंद्र के शोधार्थी और इससे संबद्ध शिक्षकों से शोध के विविध पहलुओं पर संवाद कर रहे हैं। असल में शोध में जो कट और पेस्ट की प्रवृत्ति आजकल व्याप्त हुई है और एक तरह का शोध नकली उत्पादन बन गया है, तो उस संदर्भ में छात्रों से और नए शिक्षकों को यह बताना जरूरी लगा कि शोध की मौलिकता के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे उसमें नवाचार होना चाहिए,
कैसे उसमें वैयक्तिकता का समावेश होना चाहिए और कैसे ये जो वैश्विकता आई है तो उस वैश्विकता की जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो वस्तुनिष्ठता है, कैसे उससे मुक्त होकर के अपने शोध को अच्छा भी करें और निजता के मूल्य से भी समझौता न करें। और यह छात्रों को इसी क्रम में बताने की कोशिश की जा रही है कि शोध में थोड़ा विलंब हो लेकिन शोध को गंभीरता से लें, क्योंकि शोध कार्य अगर आपका नकली हुआ या झूठा हुआ या गलत हुआ तो कहीं न कहीं आप पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने की प्रक्रिया में फिर आप दंड के भागी होंगे। तो छात्रों के लिए एक तरह का एक इनोवेटिव प्रोग्राम है कि कैसे वो शोध को नवाचार से जोड़ें, कैसे अपनी मौलिकता की सुरक्षा करें और कैसे नए से नए विषयों के माध्यम से समाज की सेवा करें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अच्छा शोध एक तरह की समाज सेवा भी है, क्योंकि अच्छे शोध में सामाजिकता का तत्व अनिवार्य हुआ करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान दिवस पर आयोजित संविधान शक्ति युग की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। दलित फाउंडेशन की प्रमुख मार्टिन मैकवान के राष्ट्रीय आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर 350 से अधिक गांव, मोहल्ले और बस्तियों में संविधान शक्ति युग मनाने की तैयारी जोरों पर है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए फाउंडेशन से जुड़े सभी स्थानीय कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। फाउंडेशन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष संविधान दिवस पर संविधान शक्ति युग विभिन्न समुदाय के साथ लोग मिलजुल कर मनाएंगे। पीड़ित, पिछड़ा व वंचित वर्ग के लोगों के हक की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने एवं उन्हें अपने अधिकार के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले संविधान शक्ति युग के लिए सामाजिक कार्यकर्ता गांव-गांव घूमकर जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क की कड़ी में बुधवार को विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं, संगठनों और पंचायत प्रतिनिधियों से भेंट कर संविधान शक्ति युग मनाने की अपील की गई है। यह युग संविधान शक्ति युग है। 26 नवंबर को देश का संविधान बाबा साहब द्वारा समर्पित हुआ था, जिसे देश ने अंगीकृत किया था। उसी के उपलक्ष्य में संविधान शक्ति युग मनाने का संकल्प लिया गया है और विश्व में यह पैगाम जाएगा कि भारत का संविधान ही सारे ग्रंथों से सबसे ऊपर है, सबसे बेहतरीन है। हमारे हक, हकूक, मान, सम्मान, अधिकार संविधान से ही मिलेंगे। धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अन्नपूर्णा माता के 17 दिवसीय महाव्रत अनुष्ठान का हुआ शुभारंभ। गंगोत्री विहार कॉलोनी के घरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आई दरारों के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने दिया धरना। नवनिर्वाचित दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इंजीनियर अशोक यादव पत्रकारों से हुए मुखातिब। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।